हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट। कंसेप्चुअल बूस्टर सीरीज है ये आपकी, और इसमें हम हर एक कंसेप्ट जो आपका बेसिक होता है लेकिन उससे आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसमें हम बेसिक बैक बॉन्डिंग होता क्या है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, कहाँ आपको इसे अप्लाई करना है और इससे आपके फर्दर क्या फैक्टर्स और एप्लीकेशंस निकल के आते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके बेनिफिशियल रहेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं इस बेसिक कंसेप्ट बैक बॉन्डिंग से, जो कि यहाँ पे मेन ग्रुप का फैक्टर रहता है और ये अप्लाई होता है आपका अदर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी यहाँ पे आपका अप्लाई होता है जब आप लिगेंड्स की बाइंडिंग पावर और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे बेसिक हम यहाँ एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि होता क्या है बैक बॉन्डिंग। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो लेट अस सपोज हम BF3 मॉलिक्यूल की बात करें। BF3 मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के साथ साथ इसमें यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर आती है। इसकी अगर आप ज्योमेट्री देखें तो ये फ्लोरीन ट्राइगोनल प्लेनर इसके साथ अरेंज्ड होता है। अब ये बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, बोरॉन का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये 2s और 2p शेल, 2s और 2p शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स 2p में और एक 2p में फिल्ड होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स का हम एक्साइटेड स्टेट देखें तो ये जो एक ग्राउंड स्टेट का है s शेल का 2p में जंप कर जाएगा और कुछ इस तरीके के आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, यही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, यही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल यहाँ पे जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो एक फ्लोरीन से और एक बोरॉन से मिल करके इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एटम बोरॉन है जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी होती है बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। इसी वजह से ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ये एक लुईस एसिड क्या होते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर। ये लोन पेयर एक्सेप्टर जो स्पीशीज होते हैं उनको हम लुईस एसिड कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो एटम है हमने यहाँ पे देखा कि ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ इस बोरॉन में एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल बाकी रह जाता है। तो ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये जो इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ये फ्लोरीन में आप देख सकते हैं, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। अब बोरॉन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब आप देखेंगे, जब हम बोरॉन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बोरॉन के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है, ये सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव और बोरॉन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं फ्लोरीन ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज थी उसने सिग्मा बॉन्ड से और इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, और फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो पीरियड में छोटे साइज का होता है, छोटे साइज का फ्लोरीन है और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऊपर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने सिग्मा बॉन्ड से खींच ली, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा और ऊपर से बोरॉन उसी का ही पार्ट है भाई। अब ये BF3 ओवरऑल वो एक घर का पार्ट है, एक मॉलिक्यूल है, तो बोरॉन एक बेचारा बहुत गरीब हो चुका है और फ्लोरीन एक्सट्रीम रिच है। तो फिर करता क्या है फ्लोरीन, इसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ये टेम्परेरीली इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है। इस वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देने को ही कहा जाता है जब साइड एटम कोई लोन पेयर अपने ही एक मॉलिक्यूल के एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, तो इस बॉन्ड को ही कहा जाता है पाई बैक बॉन्ड, इसको ही कहा जाता है पाई बैक बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन देखी कि ये जो बॉन्ड होता है, बैक बॉन्ड जो होता है, इट इज अ टेम्परेरी बॉन्ड, it is a temporary bond. Back bonding is temporary. It is a temporary bond.
और इसके साथ साथ ये एक फ्लोरीन से आपने डोनेट किए हैं, तो एक तरीके का कोऑर्डिनेट बैक बाउंड होता है ये एक तरीके का इट इज अ कोऑर्डिनेट, इट इज अ कोऑर्डिनेट पाई बैक बॉन्ड। ये बात ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट के साथ साथ पाई बैक बॉन्ड लगाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि जो बैक बॉन्डिंग है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो सिर्फ ये आंसर सही नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो ये ना लिख दे कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड है। अदरवाइज जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, और ये एक टेम्परेरी बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, बैक डोनेशन से बना हुआ है, तो ये एक कोऑर्डिनेट पाई बैक बॉन्ड है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये नहीं होता। और दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, एक और बात यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंट्रीब्यूशन से, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये विदाउट हाइब्रिडाइज्ड वाले ऑर्बिटल हैं, जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई थी। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज फॉर्म्ड by the combination of, it is formed by combination of atomic orbitals, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके बनेगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके नहीं बनेगा। तो ये जो सेंटेंस है ये मिला करके आपका एक जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आजकल CSIR नेट में भर भर के पूछ रहा है, वो MSQ सेंटेंस बनाएगा, एक सेंटेंस में आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, एक ऑप्शन आपको इस तरीके से भी मिल सकता है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के। इसमें दूसरा क्या है, इट इज, इसमें ये लिख सकते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट, हाइब्रिड orbitals do not form pi back bond। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो इसमें पार्ट नहीं लेते, जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं मतलब बिना मिक्सिंग के पहले जो बने थे, सिर्फ वही ऑर्बिटल्स यहाँ पे पार्ट लेते हैं। ये एक टेम्परेरी बॉन्ड होता है, जिससे टेम्परेरी, इसने जो लुईस एसिड था बोरॉन, उसने सिग्मा से तो इलेक्ट्रॉन्स दिए, लेकिन उसने पाई से बैक डोनेट कर दिए उसके वैकेंट ऑर्बिटल में। लेकिन अभी भी ये जो मॉलिक्यूल होता है ये लुईस एसिड ही होता है, क्योंकि जितने इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा से ली, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, इस प्रोसेस में अगर आप देखें, ध्यान से देखिए, इसमें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या कर रहा है यहाँ पे, फ्लोरीन एटम यहाँ पे लिख लो आप, फ्लोरीन ये क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स वाया सिग्मा बॉन्ड, और ये ज्यादा है, मतलब कहने का क्या, ये सिग्मा से, मान लीजिए आपके पास ये इन दोनों को अगर हम, आपका एक दोस्त है, ठीक है, एक बोरॉन है और एक फ्लोरीन है, ये दोनों एक दोस्त है। अब फ्लोरीन ने क्या किया, बोरॉन से 10 रुपए उधार ले लिए, उधार क्या ले लिए उसने, 10 रुपए उससे खींच लिए, बदले में उसने उसको 8 रुपए दे दिए। तो ओवरऑल हुआ क्या, बोरॉन का तो लॉस हो गया ना, तो वो वैसे भी गरीब था और उसने उससे 10 रुपए लेके उसको 8 ही रुपए वापस करे। तो वही हो रहा है पाई बैक बॉन्ड में, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिग्मा से ले रहा है, लेकिन पाई से ये वापस कम दे रहा है एज कंपेयर्ड जिसने इसे सिग्मा से खींचे। तो फ्लोरीन विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन वाया सिग्मा बॉन्ड, और इसके साथ साथ एंड बैक डोनेट, फ्लोरीन बैक डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू वैकेंट p orbital of बोरॉन एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो उसने दिए वो कम दिए, तो ओवरऑल अभी भी इसका लॉस हो गया। कहने का क्या मतलब है, ये लेता ज्यादा है सिग्मा बॉन्ड से और डोनेट पाई बैक बॉन्ड से कम बैक डोनेट करता है, तो ओवरऑल ये एक लुईस एसिड का फंक्शन करता है। तो ये तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बैक डोनेशन का फिनोमेना होगा। अब यहाँ पे कंडीशंस देखिए, कौन से मॉलिक्यूल्स में आपको अप्लाई करना है और कहाँ पे बैक बॉन्डिंग आपको नहीं देखनी है, क्योंकि जो कंसेप्ट आते हैं कौन से मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी फैक्टर आप बैक बॉन्डिंग के थ्रू अप्लाई करोगे और कहाँ पर नहीं करोगे, ये पता होना चाहिए, जो जिसके लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए बैक बॉन्डिंग की, कंडीशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। अब ये जैसे कि बैक बॉन्डिंग
मेन ग्रुप का पार्ट है। और मेन ग्रुप का क्या है कि बहुत से बच्चे स्किप ही कर देते हैं। आप लोग करते क्या हो, बैक जो मेन ग्रुप टॉपिक है उसको स्किप ही कर देते हो मोस्टली, क्योंकि थियोरेटिकल होता है। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो भी सब टॉपिक्स होते हैं जिससे एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, उन सभी के लिए हम कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्वेश्चंस के साथ कवर कर दिए जाएंगे। तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए, CSIR नेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो जैसे कि बेसिक आपको पता नहीं होता, तो जब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करते हैं तब आप उसमें गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं पता होता करना कैसे है रूल्स को अप्लाई। तो नंबर 1 यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस क्या कहती हैं इसकी, यहाँ पे दो एटम होंगे जो एक फर्स्ट एटम है जनरली जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जनरली जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ये क्या करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरा एटम है, ये दो एटम्स के बीच में ही होगी, मॉलिक्यूल चाहे जितना भी बड़ा हो, ये बैक डोनेशन एक एटम के लोन पेयर से दूसरे के वैकेंट में जाएंगे। तो जो दूसरा एटम है ये जनरली हमने लिखा है, दैट मीन्स ये आपका एक्सेप्शंस आल्सो एग्जिस्ट, ये जनरल फिनोमिना है। इसके अलावा भी आपको फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास लोन पेयर्स होने चाहिए, उसके पास लोन पेयर्स होने चाहिए। तो देखो, एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स और दूसरे एटम के पास लोन पेयर्स, ये नेसेसरी कंडीशन है। लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं ये वेरी कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये याद रखना कि एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, दूसरे एटम के पास लोन पेयर होने चाहिए। अब जो थर्ड कंडीशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कहती है कि एटलीस्ट एक एटम आपका सेकंड पीरियड का होना चाहिए, एटलीस्ट वन एटम शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड। एटलीस्ट एक एटम आपका सेकंड पीरियड का होगा तब ही बात बनेगी। अगर सेकंड पीरियड के अलावा आपके दोनों ही एटम अगर लार्जर थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड के हैं तो फिर आपकी बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा वीक होगी, तो वो ऑलमोस्ट आपका कोई स्टेबलाइजेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे इसी हिसाब से सारी कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए तो जो बैक बॉन्डिंग होती है वो आपकी इंपॉर्टेंटली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग के अगर फैक्टर्स देखिए तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फैक्टर्स जिस पे बैक बॉन्डिंग आपको देखनी है। सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। पहला आपको देखना है इसमें ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग कहाँ अच्छी हो रही होगी ये साइज से पता चलेगा, ये हमें साइज से पता चलेगा। तो जो बैक बॉन्डिंग का फिनोमिना होता है, बैक बॉन्डिंग जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज्यादा आपको बैक बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओवरलैपिंग के, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और यही ओवरलैपिंग जो है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जितने छोटे साइज के, सेकंड पीरियड हमने जैसे कि बात करी है कि एक एटम यहाँ पे सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक एटम यहाँ पे अगर सेकंड पीरियड का होना चाहिए। और सेकंड पीरियड के एटम्स होते हैं स्मॉल साइज के। यहाँ पे जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे उनका साइज जो होगा वो स्मॉल होगा एज कंपेयर टू लार्जर नंबर ऑफ पीरियड्स, क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगी। तो अब यहाँ पर जब आप देखिए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ही, तो फिर जब लार्जर ग्रुप के साथ मूव करोगे तो जितना छोटे साइज का आपको एटम मिलेगा उतनी ही बेटर ओवरलैपिंग होगी। तो साइज जितना कम, ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है साइज के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है साइज के। तो बैक बॉन्डिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब ये हमें अप्लाई कैसे करना है ये आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन से अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम इफेक्ट ऑफ ओवरलैपिंग देखो,
यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, चलो नेक्स्ट पेज पे ही देख लो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट, यहां हमने बात करी कि एक एटलीस्ट सेकंड पीरियड का अगर एलिमेंट होगा तो 2p ओवरलैप सबसे बेस्ट होता है। 2p पाई ओवरलैपिंग मतलब दोनों ही एलिमेंट सेकंड पीरियड के होंगे। इसके बाद जो एक पीरियड तो सेकंड एलिमेंट का हो और एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो, तो अब सेकंड से थर्ड पीरियड में गए, मान लीजिए ये जो सेकंड पीरियड की शेल है, एक अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड पीरियड की जो शेल है, ये सेकंड पीरियड की पी शेल हो गई, और इसी में ही ये हमारे पास है सेकंड पीरियड की, और अगर थर्ड पीरियड की जो शेल होगी ये लार्ज साइज की होगी, ये कंपैरेटिवली इससे लार्ज साइज की होगी। तो इनकी ओवरलैपिंग देखो भाई, अगर एक टीम बन रही है तो जब तक दोनों ही बराबरी के नहीं होंगे तो उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी। और यहीं अगर आप देखिए, जो दोनों सेम साइज के हों, यही अगर ये दोनों ही सेम साइज के होंगे तो इनकी ओवरलैपिंग, ये 2p ओवरलैपिंग ये बेस्ट होगी। ये ओवरलैपिंग जो होगी ये बेस्ट ओवरलैपिंग होगी। अब ये जो ओवरलैपिंग है आप देख सकते हो ये बहुत कम हो पाएगी यहाँ पे, तो ये वीक होती चली जाएगी। अब इसके बाद अगर इसी में ही सेकेंड पीरियड में अब 3p की जगह अगर हमने 3d से करवा दी, 3p की जगह अगर हमने 3p की जगह यही हमने 2p पाई की जगह हमने 3d पाई ले लिया, तो 3d पाई की ओवरलैपिंग और भी ज्यादा गिर जाएगी, इसकी ओवरलैपिंग और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो अगर हम इसका ट्रेंड देखें, इफेक्ट ऑफ ओवरलैपिंग का हम एक्सटेंट देखेंगे तो 2p पाई बेस्ट होता है, फिर 2p पाई 3p पाई, और लीस्ट ओवरलैपिंग होगी 3d ऑर्बिटल्स के केस में, लीस्ट ओवरलैपिंग होगी 3d ऑर्बिटल्स के केस में। इसमें ओवरलैपिंग देख लीजिए आप, ये मान लीजिए 2p का है, और जो 3d वाली शेल्स होंगी उसमें 4 लोब्स होती हैं, तो उसमें आपको बहुत कम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से जब आप 3d ऑर्बिटल तक मूव करते हो तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम हो जाएगा। और ये जो 2p यहाँ पे 3p था और ये था 2p, तो 2p 3p साइज अगर बढ़ा तो फिर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आपकी ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है यही है हमारा एक्सटेंट ऑफ, यही एग्जैक्ट सेम ऑर्डर हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग भी, यही एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग भी हो जाएगा। अब ये एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग समझ लिए आपने यहाँ पे कि किस तरीके से ये डिपेंड कर रही है। तो ये सेम साइज के होंगे तो ज्यादा मिलेगी, कम साइज के होंगे तो आपको कम मिलेगी। अब अगर हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाएं, अगर आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे करवाऊं और सिंपली आपसे पूछूं कि इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स में बैक बॉन्डिंग लगेगी और कहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं देखने के लिए मिलेगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूंगी, आपको ये बताना है वेयर बैक बॉन्डिंग इज एप्लीकेबल, वेयर, सीधा इतना ही क्वेश्चन है, वेयर बैक बॉन्डिंग इज एप्लीकेबल, बैक बॉन्डिंग कहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो नंबर 1 एग्जाम्पल PCl3, सेकंड है PCl5, थर्ड में NCl3, फोर्थ CCl3 कार्बन पे पॉजिटिव, फिफ्थ है CF3 और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। और एग्जाम्पल्स देखो, और एग्जाम्पल ये 5 नंबर हो गया। अब इसी तरीके से OCH3 का होल, OCH3 का होल ट्वाइस, और इसी में ही है SI, 6th नंबर का है SiCH3 का, सॉरी SI नहीं, SiCH4, SiCH3 का होल 4। अब इन सभी मॉलिक्यूल्स में आप बताइए कि कहाँ आपको ओवरलैपिंग, सॉरी बैक बॉन्डिंग दिख रही है और कहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
अगर अलग एटम्स हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हर जगह मिल जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंडीशन देखनी होती है कि एक एटम आपका एटलीस्ट सेकेंड पीरियड का हो, और दूसरी कंडीशन एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। अब यहाँ देखिए फॉस्फोरस और क्लोरीन में इसके पास भी वैकेंट 3D है और इसके पास भी वैकेंट 3D। इसके पास ये तीनों में ही देखो, अगर PCl3 का हम स्ट्रक्चर देखें, PCl3 में ये स्ट्रक्चर होगा और इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब ये आप सोचो कि फॉस्फोरस लोन पेयर अपना वैकेंट 3D में दे दे, तो इसकी जो हमने थर्ड कंडीशन देखी थी एटलीस्ट एक पीरियड आपका सेकेंड पीरियड से होगा। यहाँ पे आप देखिए जो फॉस्फोरस है वो थर्ड पीरियड का है और क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का है, एक भी एलिमेंट आपका सेकेंड पीरियड का नहीं है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी, बहुत बेकार बैक बॉन्डिंग लगेगी, जिस मॉलिक्यूल के हिसाब से आप इसकी स्टेबिलिटी नहीं बता पाओगे। अगले में भी ये मॉलिक्यूल देखिए, ये भी थर्ड पीरियड का है और ये भी थर्ड पीरियड का है, तो यहाँ भी बैक बॉन्डिंग नहीं लगेगी। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में नाइट्रोजन और ये Cl3, तो ये NCl3 में जब आप देखेंगे तो नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर और क्लोरीन के पास, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, तो अब यहाँ एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का है और बाकी अगर थर्ड पीरियड का है तो बात आपकी बन जाएगी। और क्लोरीन के पास होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल्स, तो अब ये जो ओवरलैपिंग होगी इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर से इसके वैकेंट 3D ऑर्बिटल में होगी। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, 2p पाई से 3d पाई बैक बॉन्डिंग आपकी लगेगी। ओवरऑल कहने का मतलब यस दिस मॉलिक्यूल विल गिव बैक बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट में देखिए कार्बन पे पॉजिटिव है और CCl3 दिया हुआ है, कार्बन पे पॉजिटिव है और CCl3 अगर दिया है तो कार्बन पॉजिटिव अगर देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ग्राउंड स्टेट में देखते तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कुछ इस तरीके से होते, और कार्बन अगर पॉजिटिव है तो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऐसा रहेगा कुछ। अब एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा एग्जैक्टली लाइक बोरॉन, तो अब इसमें हो जाएंगे प्रेजेंट वैकेंट d ऑर्बिटल, इसमें होंगे अब ये वैकेंट p ऑर्बिटल, ये वैकेंट p प्रेजेंट है। और अगला देखिए यहाँ पे इसके सराउंडिंग में कार्बन पॉजिटिव ये क्लोरीन लगे हुए हैं, तो क्लोरीन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देगा। तो अब जो बैक बॉन्डिंग लगेगी देखिए, अब कार्बन यहाँ से डोनेट नहीं कर सकता था वैकेंट 3D में क्योंकि इसके पास अभी खुद ही कमी है, अभी ये खुद ही डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के 2p से कार्बन के 2p में जंप करी है, तो ये अब 3p ऑफ क्लोरीन टू 2p पाई ऑफ कार्बन एटम, तो 3p पाई से 2p पाई बैक बॉन्डिंग मिली है, कहने का मतलब ये भी बैक बॉन्डिंग दिखाएगा। और लास्ट देखिए यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे अगर माइनस हो गया तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये इसके पूरे pb फील्ड होंगे और इसमें भी ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख लेगा। और इसके साथ साथ अब कोई इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। अगर हम फ्लोरीन के पास गए तो क्या इसमें है वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो भाई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकेंड पीरियड का है, इसके पास भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं भाई, ये तो अभी दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी कहाँ, ये मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, ये मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। अब देखिए अगले मॉलिक्यूल में OCH3 का होल ट्वाइस, OCH3 का होल ट्वाइस, तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में ये CH3 के दो मॉलिक्यूल्स और ये दो लोन पेयर ऑक्सीजन में जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल इसका स्ट्रक्चर होगा, बेंट फॉर्म में होगा। अब ऑक्सीजन के पास तो आप क्लियरली देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, सेकेंड पीरियड का ये भी है, कार्बन भी सेकेंड पीरियड का है, लेकिन अब यहाँ कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते। कार्बन में आप देखिए जब इसका एक्साइटेड स्टेट देखोगे, इसका एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, नॉर्मल कार्बन पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता और ना ही
ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जब ऐसे एलिमेंट्स मिल गए तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि एक के पास लोन पेयर होंगे, लेकिन अब यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ कोई बैक बॉन्डिंग नहीं लगेगी। अगले मॉलिक्यूल में जब आप देखोगे सिलिकॉन वाला SiCH3 का होल 4, तो अब सिलिकॉन और कार्बन, अब कार्बन जो मॉलिक्यूल है, सिलिकॉन से आप लोन पेयर्स अगर देखो, कार्बन के पास क्या लोन पेयर्स है? कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर्स नहीं है भाई, कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो ऐसे आपको ये तीनों कंडीशन से पता चलता है कि कहाँ बैक बॉन्डिंग लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। तो ऐसे से आपका बाकी क्वेश्चंस में भी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो अब इतने भी हमने जो कॉन्सेप्ट देखे, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है वो देखनी है। तो कहाँ आपको ये एप्लीकेशन जो इसका बॉन्ड ऑर्डर अफेक्ट करती है, बॉन्ड लेंथ अफेक्ट करती है, लुईस एसिडिक कैरेक्टर अफेक्ट होता है, लुईस बेसिक कैरेक्टर अफेक्ट होता है, साथ में इसकी जो बॉन्ड फॉर्मिंग एडक्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी है वो भी यहाँ पे वेरी कर जाती है। और ये सारे एप्लीकेशंस का जो इफेक्ट है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग है आपका नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन आप मेन ग्रुप में देखते हो, मेन ग्रुप में इसका पहला एप्लीकेशन जो पढ़ा जाता है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में क्या फर्क पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर में क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे हमने जो बेसिक एग्जाम्पल इसका डिस्कस किया था, अगर उसी मॉलिक्यूल में आप देखिए, अगर आप उसी मॉलिक्यूल में देखेंगे तो फ्लोरीन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इसके जो वैकेंट पी में गई। तो ये बीच में जो हमने बॉन्ड बनाया ये वैकेंट, भले ही ये टेम्परेरी बॉन्ड था, लेकिन अब ये जो बॉन्ड ऑर्डर सेंटर में आप देख सकते हैं ये बढ़ जाएगा। तो एक बार एक फ्लोरीन देगा, इसी तरीके से हर एक फ्लोरीन एक ना एक वक्त पे डोनेट कर रहा होगा, हर एक फ्लोरीन एक ना एक वक्त पे डोनेट कर रहा होगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में। हर एक फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन एक एक करके आएंगे, तीनों एक बार में नहीं दे सकते क्योंकि सिर्फ एक ही वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो तीनों ही यहाँ डोनेट करेंगे लेकिन एक एक करके डोनेट करेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ तीनों इक्वली डोनेट करेंगे बिकॉज तीनों इक्विवेलेंट फ्लोरीन्स है, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इसका हमने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिखा, अगर हमने इनका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिखा तो फ्लोरीन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे करेंटली यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 था और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ड्यू टू बैक बॉन्डिंग partial double bond character arises, partial double bond character arises and bond order increases, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, बीच में आप देख सकते हो 1 से लगभग 1.5 के समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा। इस हिसाब से जो बैक बॉन्डिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बॉन्ड ऑर्डर के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बॉन्ड ऑर्डर के। और यही अगर इसका हम दूसरा एप्लीकेशन जो होता है दैट इज इफेक्ट ऑन द बॉन्ड लेंथ, अगर इसी का हमें इफेक्ट देखना हो बॉन्ड लेंथ पे तो बॉन्ड ऑर्डर भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, तो जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा इसका बॉन्ड लेंथ के साथ। तो जो दूसरा यहाँ पे पार्ट आप देखें बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ का जब आप पार्ट देखेंगे तो जो भी हमारे पास बैक बॉन्डिंग का हमें ये तो पता चल ही गया है, तो बैक बॉन्डिंग जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी बॉन्ड ऑर्डर के और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली रिलेटेड होता है बॉन्ड लेंथ के, ये बॉन्ड लेंथ के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ आपकी घट जाएगी, ये बॉन्ड पास में आ जाएंगे क्योंकि और ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने की वजह से। तो इसमें दो एप्लीकेशंस तो आपकी एकदम क्लियर हो गई। अब यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं सॉरी, अब यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन जो कि आपका CSIR नेट के प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो थर्ड एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑन लुईस एसिडिक कैरेक्टर, इफेक्ट ऑन लुईस एसिडिटी। लुईस एसिडिक कैरेक्टर में क्या फर्क पड़ता है? लुईस एसिडिक कैरेक्टर में जितनी ज्यादा आपकी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी उसका आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो घटा देगा, तो आपकी लुईस एसिडिटी घट जाती है। कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले आप लिख लो बैक बॉन्डिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लुईस एसिडिटी के, ये लुईस एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इफेक्ट समझने के लिए अभी हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, उसी एग्जाम्पल से समझेंगे जो आपका CSIR नेट में पूछा गया था, उसी एग्जाम्पल से हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जाम में पूछा गया था, CSIR नेट में पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन क्या था, आपको बताना था ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी। यहाँ पे आपके पास बोरॉन के ट्राई हेलाइट्स थे, बोरॉन के ट्राई हेलाइट्स BF3 और साथ में BF3 BCl3 BR3 और BI3, इनमें आप बताइए कि क्या होगा ऑर्डर। यही आपका क्वेश्चन भी है CSIR नेट का, तो इसका आंसर आएगा जो हमने इसके फैक्टर्स डिस्कस किए थे, इफेक्ट ऑफ ओवरलैपिंग। तो जब आप यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जैसे जैसे आप इन ट्राई हेलाइट्स पे डाउन द ग्रुप मूव करते जा रहे हैं, फ्लोरीन से आयोडीन में आप डाउन द ग्रुप मूव करते जा रहे हैं, तो यहाँ ओवरलैपिंग का डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग का डिफरेंस क्रिएट होता चला जा रहा है। तो इसमें बोरॉन सेकंड पीरियड का हर जगह है, ये हर जगह है, तो एटलीस्ट जो 1 एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए वो कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब उसके बाद अगर हम साइड एटम देखें तो ओवरलैपिंग की हमने बात करी थी, ये 2p से फ्लोरीन भी 2p का है, क्लोरीन 3p का है और यहाँ ब्रोमीन 4p का है और यहाँ पे आयोडीन 5th पीरियड का एलिमेंट है। तो अब जब बैक बॉन्डिंग देखोगे तो फ्लोरीन यहाँ पे 2p पाई से 2p पाई बेस्ट ओवरलैपिंग होती है, 2p पाई से 2p पाई बेस्ट ओवरलैपिंग, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे बेस्ट होगी। अब यहाँ देखिए अगले में क्लोरीन से जा रहे हैं लोन पेयर्स बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में, तो यहाँ 3p पाई से 2p पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ घट जाएगी, और आगे बढ़ोगे तो 4th पीरियड में तो और ज्यादा घट जाएगी भाई, 4p पाई में ये इफेक्ट तो और ज्यादा आपका कम हो जाएगा। और लास्टली जब आयोडीन तक पहुंचोगे तो 5th पीरियड से जब आप सेकंड पीरियड की ओवरलैपिंग देखोगे ऑलमोस्ट इफेक्ट खत्म ही हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे इफेक्ट है, ये जो बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट है, अगर हम बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर देखें तो ये घटता जाएगा नीचे जाने पर। अब जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग यहाँ ज़्यादा होगी तो ये बोरॉन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट्स कर पाएंगे, तो मतलब बोरॉन में जो उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर था, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी, यहाँ उसे ज़्यादा बेटर ओवरलैपिंग की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, बेटर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए हैं, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी इसकी घट जाएगी। और जैसे जैसे आप नीचे मूव करें तो इस बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी आयोडीन से उतना बेटर नहीं लेगा, बिकॉज इसकी ओवरलैपिंग बहुत खराब है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी अभी भी बरकरार रहेगी और बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी ज़्यादा, उसी को ही कहा जाता है लुईस एसिडिटी। तो जैसे जैसे ओवरलैपिंग खराब होगी, बैक बॉन्डिंग खराब होगी, आपका लुईस एसिडिक कैरेक्टर मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं।
तो जो भी बैक बॉन्डिंग का यहाँ पे फैक्टर आया है, तो ये अगर आपसे लोएस्ट एसिडिटी का पूछा जाएगा तो ये ट्रेंड जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर जब आपको पूछा गया था तो एग्जैक्ट ऑर्डर क्या था, BF3 का सबसे कम लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर, फिर BCl3, फिर BBr3 एंड लीस्ट होगा BI3। दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर ऑफ लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर, ये इसका ऑर्डर होगा। ये CSIR नेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बहुत से बच्चों को आज की डेट में भी कंफ्यूजन होता है कि इसका फैक्टर कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो ये रहा आपका लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर पे इसका इफेक्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर जो कि है इफेक्ट ऑन लोएस्ट बेसिसिटी। इसके बाद फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑन लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर, इफेक्ट ऑन लोएस्ट बेसिसिटी। लोएस्ट बेसिसिटी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोएस्ट बेसिसिटी, ये इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये अगर लोएस्ट एसिडिक के इनवर्स है तो लोगों को लगता है कि ये लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए आप, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए नाइट्रोजन है और साइड में साइड एटम यहाँ पे दिया हुआ है CH3 मॉलिक्यूल, या फिर इसमें ये मॉलिक्यूल, यस यहाँ पे CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3 मॉलिक्यूल ही आपको इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन का ट्राई मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है। इसी की अगर हम इसी के बगल में अगर यहाँ कार्बन की जगह यहाँ सिलिकॉन लगा दें, कार्बन की जगह यहाँ पे SiH3 ग्रुप लगा दें, तो अब बताइए किसमें यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही होगी। तो नाइट्रोजन में होते हैं लोन पेयर, यहाँ पे भी हैं और अगली जगह पे भी हैं। तो ये दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के हैं, लेकिन अब दोनों में ही ना नाइट्रोजन में वैकेंट ऑर्बिटल है ना कार्बन में वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो बैक डोनेशन होगा कहाँ से, दूसरी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो पा रही, तो इस केस में नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। तो ये लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल होगा, इसकी लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। अगले में आइए, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है और इस पे लोन पेयर्स हैं। सिलिकॉन है अब थर्ड पीरियड का जिसके पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। तो अब ये लोन पेयर आपस में रह नहीं जाएगा डोनेट करने के लिए, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और बैक बॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन से 3d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन पे हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी लोएस्ट घट जाएगी। तो जब आप लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर देखोगे, लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर देखोगे तो ये टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुके हैं, तो ये बेटर लोएस्ट बेस होगा। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं थी, बैक बॉन्डिंग इसमें थी, जहां बैक बॉन्डिंग थी वहां लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर घट गया, तो इसी वजह से यहाँ पे इसके भी इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। अब इसी से आपको एक और यहाँ पे एप्लीकेशन जो होता है इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो फिफ्थ फैक्टर जो है दैट इज इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट देखने के लिए इसमें आप ये देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इफेक्ट देखने के लिए कि दो तरीके की यहाँ पे, पहले तो बैक बॉन्डिंग, जो डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग है उससे बैक बॉन्डिंग दो तरीके से क्लासीफाई करी जाती है। बैक बॉन्डिंग दो तरीके से क्लासीफाई करी जाती है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे। तो एक होती है साइड एटम से सेंटर एटम, एक तो ये होगी, दूसरी इसी में एग्जिस्ट करती है सेंटर एटम से साइड एटम। ऐसे दो तरीके की आपको बैक बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेंगी। अब दोनों को ही एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सेंटर साइड एटम से सेंटर एटम जो हमने नॉर्मली एक BF3 मॉलिक्यूल डिस्कस किया था, यही है
यही है कि साइड एटम यहाँ फ्लोरीन से लोन पेयर और बोरॉन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में ये डोनेट हो गए थे। और इसी में ही अगर हम सेंटर एटम से साइड एटम की बात करें तो जो हमने अभी एक लुईस बेसिक कैरेक्टर में देखे कि नाइट्रोजन में जो लोन पेयर होता है और साइड में जो सिलिकॉन वाले ग्रुप थे SiH3 तो इसमें भी ये सेंटर एटम है नाइट्रोजन, इससे ये वैकेंट ऑर्बिटल में इसके 3D में ये तीनों के ही 3D में एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी जाती है तो उसके लिए हमें स्टीरिक नंबर निकालना पड़ता है। स्टीरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस का लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर है 3 और लोन पेयर एक भी नहीं है। स्टीरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। sp2 क्या है यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अगले केस में जब हम देखने गए तो अगले केस में देखिए ये अब जब केस देखो यहाँ पे बिफोर बैक बॉन्डिंग क्या था और आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या फर्क पड़ा। यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाएंगी, बिफोर बैक बॉन्डिंग की कंडीशन देखें और आफ्टर बैक बॉन्डिंग, ये दो कंडीशंस के हिसाब से हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट देखना है। तो पहले अगर हम इसमें बैक बॉन्डिंग कंसिडर ना करें उस केस में जब आप इसका स्टीरिक नंबर देखोगे तो जो कि सिग्मा बॉन्ड्स प्लस का लोन पेयर, सिग्मा है 3, लोन पेयर नजर आया 1, तो ये टोटल हाइब्रिडाइजेशन 4 थी, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरे केस में जब आप देखोगे आफ्टर बैक बॉन्डिंग, आफ्टर बैक बॉन्डिंग ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा, ये अब ये 3 एटम्स आपस में प्लेनर हो जाते हैं, इस मॉलिक्यूल में प्लेनैरिटी आ जाती है। ये लोन पेयर अब अवेलेबल रहता ही नहीं है क्योंकि इसका स्टीरिक नंबर जो कि सिग्मा प्लस लोन पेयर बचा ही नहीं रहता, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और ये 3 स्टीरिक नंबर की वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पे शेप हो जाता है, इसका शेप ही चेंज हो जाता है। तो बिफोर और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई, sp3 से sp2 में चली गई, इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो गई, सॉरी ज्योमेट्री के साथ साथ यहाँ पे शेप ही चेंज हो गया, ज्योमेट्री चेंज हो गई, ज्योमेट्री चेंज हो गई। और साथ में अगर आप देखोगे कि ये मॉलिक्यूल जब इसमें बैक बॉन्डिंग हो चुकी है तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ देखिएंगे अगर आप तो ये डिक्रीज हो चुकी होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज हो चुका होगा। तो ये सारे फैक्टर इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि ऐसे ही आपको पूछा जाता है कि जिस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग ना लग रही हो और जिसमें मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट लगेगा तो ओवरऑल वहाँ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा और ये सारे इफेक्ट से आपकी बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ दोनों ही चेंज हो जाएंगी। तो इस इफेक्ट के हिसाब से ये जितने भी एप्लीकेशंस आपके होंगे, अब इसको ही हम क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चन से ये जितने भी हमने अभी कंसेप्ट पढ़े हैं ये क्लियर हो जाएंगे। तो देखेंगे अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमने पूरा कंसेप्ट देख लिया है, अब आ गई क्वेश्चन की बारी, अब आ गई क्वेश्चंस की बारी। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कंपेयर द लोएस्ट एसिडिटी ऑफ SiF4 वर्सेस SiCl4 मॉलिक्यूल, और इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो SiF4 और SiCl4 में पहले तो ये देखते हैं कि कहाँ बैक बॉन्डिंग लग रही है और कहाँ पे नहीं लग रही। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी और कहाँ नहीं होगी और कहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब देखिए सिलिकॉन और फ्लोरीन में दोनों में से एक, फ्लोरीन तो है सेकंड पीरियड का, एटलीस्ट एक एटम अगर सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है, तो सेकंड पीरियड के होने की वजह से यहाँ बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट तो अच्छा लगेगा। और दूसरा, फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर्स हैं, सिलिकॉन के जो वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, इसके वैकेंट 3D में ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा, मिलेगी आपको साइड एटम से सेंटर एटम वाली, साइड एटम से सेंटर एटम वाली यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, जिसमें आपने देखा था साइड एटम से अगर सेंटर एटम में होती है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा था।
साइड एटम से सेंटर एटम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, सेम हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। अब अगले केस में आते हैं। इसमें देखिए सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है और क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का है। तो ऐसे में अगर आप ये सोचें कि इसकी लोन पेयर से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करवा दोगे तो ये बैक बॉन्डिंग यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं लगेगी, दोनों थर्ड पीरियड के। नो एटम इज ऑफ सेकेंड पीरियड, इज ऑफ सेकेंड पीरियड, कोई एलिमेंट सेकेंड पीरियड का यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से बैक बॉन्डिंग पता चल गई। अब क्वेश्चन देखो, SiF4 इज वीकर एसिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। अब इफेक्ट ऑन लुईस एसिडिटी की हमने बात करी थी कि अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है तो वो बेकार लुईस एसिड होता है, ये कंडीशन हमने देख ली थी। इस हिसाब से अगर हम इसमें जो क्वेश्चन में देखें तो हमने देखा कि जो बैक बॉन्डिंग है वो SiF4 में अच्छी है एज कंपेयर टू SiCl4 जहां बिल्कुल नहीं है। तो इस हिसाब से लुईस एसिडिटी का जस्ट रिवर्स ट्रेंड होगा और SiCl4 एक बेटर लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे SiF4 इज वीकर एसिड, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यही यहाँ पे पूछा था, ये वीकर एसिड, ये वीकर एसिड है एज कंपेयर टू SiCl4। तो ये क्वेश्चन अगर MSQ काइंड ऑफ हो तो वीकर एसिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग। अब टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग देखो, टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग ये 2p पाई से ये जा रहा है 3p में, इसके वैकेंट d में जा रहा है, तो ये p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग d पाई p पाई उल्टा भी लिखा है, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बैक बॉन्डिंग यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे वीकर एसिड होगा, डी पाई पी पाई कह लो या फिर पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से। अगला है SiCl4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड, यस इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड बिकॉज क्लोरीन से सिलिकॉन ओवरलैप इज पुअर। बिल्कुल यहाँ पे क्लोरीन से सिलिकॉन का ओवरलैप पुअर होगा, क्योंकि जो ओवरलैप होता है हमने बात करी थी यहाँ पे जो 2p का ओवरलैप है और यहाँ पे 3p का ओवरलैप है, ये 3d पाई से और यहाँ पे भी 3d पाई से। तो जो 2p का है इट इज बेटर एज कंपैरिजन टू 3p ओवरलैप, तो ये ओवरलैप पुअर है। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ये MSQ है और ऐसे ही आपको पूछे जाते हैं। बैक बॉन्डिंग इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इन SiF देन SiCl, बिल्कुल यही बात हमने देखी है, तो थर्ड भी करेक्ट है। एसिडिटी ऑर्डर पैरेलल्स दैट ऑफ BX3 जो हमने बोरॉन के ट्राई हेलाइड्स देखे, ये कह रहा है कि जो बोरॉन के ट्राई हेलाइड्स जो BX3 में इफेक्ट लगा था, जिसमें हमने देखा था कि BF3 लेस, फिर BCl3, फिर BR3 और लीस्ट था BI3, ये कह रहा है इसमें भी वही सेम इफेक्ट अगर हम सिर्फ बोरॉन को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दें, अगर हम बोरॉन को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दें ये पैरेलली वर्क करेगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। सिलिकॉन I3, तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उससे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ही चेक करी, देख सकते हो SiF4 में लोएस्ट एसिडिटी यहाँ Cl4 की ज्यादा थी, मतलब आप डाउन द ग्रुप मूव करें तो इसकी लोएस्ट एसिडिटी बढ़ गई थी, और वही आपका बोरॉन में भी इफेक्ट देखने के लिए मिला था। तो यस दे बोथ आर, दे इफेक्ट वर्क्स पैरेलली, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग वर्क्स पैरेलली, ये दोनों में ही बराबरी से काम कर रहा है। तो ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया एंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें अब पूछा हुआ है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इनमें से ऐसी कौन सी है जो बैक बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो बैक बॉन्डिंग के कहाँ कहाँ क्या क्या एप्लीकेशन लगते हैं वो हमने देख लिए थे। अब यहाँ पे देखिए अगला केस, अब इसमें देखो डिक्रीज इन लुईस एसिडिटी ऑफ BF3 कंपेयर टू BCl3। तो बोरॉन के ट्राई हेलाइड्स में हमने बात करी थी कि ये इफेक्ट लगता है, हमने बात करी थी BF3 अगर लुईस एसिडिटी BCl3 की ज्यादा थी, डाउन द ग्रुप लुईस एसिडिटी बढ़ रही है, और ये स्टेटमेंट में कहा है कि डिक्रीज लुईस एसिडिटी कंपेयर्ड टू BCl3, यस दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्लेन्ड बाय बैक बॉन्डिंग। और यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता,
तो ये तो एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगले में देखिए, अगले में स्टेटमेंट में है एनोमेलसली लो डायपोल मूवमेंट ऑफ CO मॉलिक्यूल। बिल्कुल यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट का भी आप इफेक्ट देखो, कुछ यहाँ पे जो इफेक्ट हैं वो मेन ग्रुप से हटके आपको जनरली कुछ एक्सेप्शनली पूछ लिए जाते हैं पीरियोडिक ट्रेंड से मिला करके, और यही है आजकल के CSIR नेट का ट्रेंड। आप देख सकते हैं मेन ग्रुप का टॉपिक है तो उस अकेले को वो नहीं लेगा, 4-5 टॉपिक, कई बार वो उसमें आपको स्पेक्ट्रा मिक्स करा देगा, OMC के कॉम्प्लेक्सेस को मिक्स करा देगा, यहाँ पीरियोडिक का ट्रेंड मिक्स करा दिया है। तो यहाँ पे जो CO होता है इसमें जो बैक बॉन्डिंग है, ये CO मॉलिक्यूल जो है इसमें कार्बन से, ये सॉरी ऑक्सीजन से यहाँ पे ऐसे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट लग रहा होता है। तो इसमें भी ये जो इफेक्ट है, अब ये ऑक्सीजन लोन पेयर कार्बन पे बैक डोनेट करता है, वैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आए तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये है, ये आपका बैक बॉन्डिंग के हिसाब से हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता। ओहो, ये तो एक सेकंड भाई, चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की। तो पहला स्टेटमेंट हमने देखा था कि ये डिक्रीज इन लुईस एसिडिटी का ट्रेंड ठीक था। अगले में CO मॉलिक्यूल का ये ट्रेंड भी आपका बैक बॉन्डिंग में जो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ लगती है तो डायपोल मूवमेंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर देखेंगे तो ये वाला ट्रेंड आएगा, और जब हम बैक बॉन्डिंग के हिसाब से देखेंगे तो बैक बॉन्डिंग के हिसाब से ये आपको एरो ऐसा मिल रहा है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे इसका डायपोल मूवमेंट काफी कम हो जाएगा। तो ये बैक बॉन्डिंग इसका लो एनोमेलस बिहेवियर भी एक्सप्लेन करता है। अगले में शॉर्टर CO बॉन्ड लेंथ इन मेटल कार्बोनिल्स, देखिए यहाँ पे आ गया ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट उसने मिला दिया है। तो जैसे कि ये आप पढ़ते हो जब ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या होगा, मेटल जब ये कार्बोनिल से बाइंड करता है तो ये क्या करेगा, इसमें इसके पास वैकेंट पाई स्टार होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल यहाँ पे अपने लोन पेयर्स बैक डोनेट करता है इसके पाई स्टार में, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। तो मेटल ने बैक डोनेट किया, मेटल क्या करता है, बैक डोनेट करता है, मेटल बैक डोनेट करता है, जिससे आप देख सकते हो कि जो बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पे मेटल कार्बन का इंक्रीज होगा, ये 20 से बॉन्ड टूट रहा है, और यही बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, यही बॉन्ड ऑर्डर जो है, ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है, इधर पे देखिए हम यहाँ बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जो मेटल और कार्बन इसका इंक्रीज हो रहा है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिक्रीज हो रहा है, ये क्लियरली आप देख सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, शॉर्टर CO बॉन्ड लेंथ, CO के बीच में बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स टू फ्री CO में तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और शॉर्टर CO बॉन्ड लेंथ इन मेटल कार्बोनिल में इसमें CO की बॉन्ड लेंथ जो है, ये बॉन्ड ऑर्डर की वजह से ये इफेक्ट भी आपका बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली उस ट्रेंड को सही तो नहीं बताया गया, लेकिन बैक बॉन्डिंग का फिनोमिना इसमें लग रहा है। तो नेक्स्ट लास्टली आप देखेंगे हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2, और ये बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ N2, ये मॉलिक्यूल इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं लगा सकते। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि ये तीनों में तो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ रहा है, लेकिन लास्टली नहीं आ रहा, और यही पूछा था कि कहाँ नहीं आएगा बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग ही लास्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। और ये ट्रेंड आपको एमओ थ्योरी बताती है, ये ट्रेंड हमें एक्सप्लेन होता है एमओ थ्योरी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये ट्रेंड हमें एक्सप्लेन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उसके पहले यहाँ पे जो भी बच्चे IIT JEM CSIR नेट रिपीटर्स हैं जो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, तो विज्ञान वृक्ष में हम उन्हें कंप्लीट कोर्स जो है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो रिपीटर्स स्पेशल उनके लिए लाया गया है, जिसमें ऐसे ही आपको मिक्स्ड कंसेप्ट क्वेश्चंस उसमें कराए जाते हैं। और ये रहे उसके कंप्लीट डिटेल्स, जैसे कि ये कोर्स पहले आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था और अब सिर्फ विज्ञान वृक्ष में आपको ऐसा रिपीटर्स स्पेशल के लिए बैच लेकर आए हैं। और इसमें फ्री कंटेंट आप देखना चाहें तो विज्ञान वृक्ष के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, which of the following explains observed lower CO stretching frequency in IR spectrum of metal carbonyls compared to pre-CO। देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन में म्यू। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर वाला बैक बॉन्डिंग का फिनोमिना होता है उसी से ही आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल्स की चेक करते हो। तो हमने यहाँ पे देखा जो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसमें IR स्पेक्ट्रम में मेटल कार्बोनिल में देखिए, मेटल कार्बोनिल्स अगर हैं तो हमने बात करी थी कुछ इस तरीके से ये बैक डोनेट करते हैं। तो एक्सप्लेन्स ऑब्जर्व लोअर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, और फ्री CO के कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाती है, क्योंकि जो फ्री CO मॉलिक्यूल होता है इसमें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO यहाँ पे पाई बैक डोनेशन की वजह से, ये बैक बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल है यहाँ से टूट रहा है और मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर CO का घटा है और यहाँ पे CO का बॉन्ड ऑर्डर कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर के घटने की वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO भी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल ही होता है और यही इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से लगता है सिग्मा डोनेशन ऑफ CO2 मेटल वीकेंस सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे CO से यहाँ पे आपको इसकी वजह से ऐसा नहीं होता, सिग्मा डोनेशन नहीं, ये पाई बैक डोनेशन होता है, ये पाई बैक डोनेशन होता है। ये सारी कंडीशंस हमने लिखी हुई थी। अब पाई बैक डोनेशन फ्रॉम मेटल के, पाई बैक डोनेशन मेटल के से जा रहा है पाई स्टार ऑफ CO। यस, यहाँ पे हमने जो ऑर्बिटल्स देखे थे ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल पाई स्टार में वीकेंस CO बॉन्ड। यस, दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन। और स्ट्रॉन्गर मेटल कार्बन बॉन्ड इम्प्लाइज स्ट्रॉन्गर CO बॉन्ड नहीं, अगर यहाँ पे मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो CO का वीकर हो जाता है, CO का वीकर इफेक्ट लगता है। और लास्ट में है बोथ सिग्मा डोनेशन। यस, देखो सिग्मा डोनेशन भी होता है, ये क्या करता है सिग्मा डोनेशन करता है। और इस केस में अब CO जो है एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, तो बोथ सिग्मा डोनेशन एंड पाई बैक डोनेशन एक्ट सिनर्जिकली टू रिड्यूस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO। ये जो CO है ये ओवरऑल सिग्मा से भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्स यहाँ पे मेटल सिग्मा से भी देता है, पाई से भी देता है, तो ये दोनों मिला करके यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO को घटा देते हैं, यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO को घटा देते हैं बिकॉज CO इज अ पाई एक्सेप्टर लीगेंड, इट इज अ पाई एक्सेप्टर लीगेंड। ये दोनों से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे दोनों की से ही मिला करके ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहाँ पे पूछा है इनमें से 4 सीक्वेंसेस आपको गिवन है, कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है बाय ओनली इन्वॉल्विंग बैक बॉन्डिंग। तो अब यहाँ पे लोएस्ट एसिडिटी का ट्रेंड देखो, इनमें जो एल्यूमिनियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड, इसका एल्यूमिनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब बैक बॉन्डिंग के लिए एक एलिमेंट एटलीस्ट सेकंड पीरियड का होना चाहिए था, एल्यूमिनियम सेकंड पीरियड का, सॉरी एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड और क्लोरीन भी थर्ड पीरियड, भाई इफेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे भी थर्ड पीरियड और ये तो फोर्थ पीरियड, और यहाँ थर्ड पीरियड वर्सेस फिफ्थ पीरियड, भाई कहीं पर भी नो बैक बॉन्डिंग, कहीं नहीं लगेगी,
कहीं नहीं लगेगी बैक बॉन्डिंग, तो ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बैक बॉन्डिंग के थ्रू। अगले में आते हैं आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये फ्री सीओ की और यहाँ पे मेटल के साथ, तो फ्री सीओ की हमने बात करी थी, लास्ट क्वेश्चन में ही बात करी थी, यहाँ लगती है बैक बॉन्डिंग। और फ्री सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये फ्री सीओ की, यहाँ पे हमने बात करी थी फ्री सीओ की ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटल के साथ। जब सीओ बाइंड होता है उस केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ, वही यहाँ पर भी आपको गिवन है, वही यहाँ पर भी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, अलग तरीके से बस पूछा गया है। तो यस, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद है बॉन्ड एंगल NH3 PH3 और ASH3। ये आप बैक बॉन्डिंग के थ्रू नहीं बताते हो, ये केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट होता है। और लास्ट में बेसिक स्ट्रेंथ, ना ही बेसिक स्ट्रेंथ इनमें, हाँ बेसिक स्ट्रेंथ देखो इन सभी मॉलिक्यूल्स में, ये नाइट्रोजन में लोन पेयर देखो बैक बॉन्डिंग लग रही है या नहीं, ये अगर देखो NH3 में क्या बैक बॉन्डिंग लगेगी, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, ये लोन पेयर तो है पर वैकेंट ऑर्बिटल्स कहाँ है, वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या आपको कहीं नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन में नहीं है भाई, तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं लगेगी, नो बैक बॉन्डिंग। और इसी तरीके से हाइड्रोजन में कहीं यहाँ पे ना लोन पेयर होते हैं ना वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये इनकी लुईस बेसिक कैरेक्टर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के थ्रू। भले ही यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्कुल करेक्ट गिवन है, लेकिन ये आपको बैक बॉन्डिंग वाला बताना था कि कौन सी बैक बॉन्डिंग के हिसाब से आपको करेक्टली आपका एक्सप्लेनेशन और ट्रेंड बता रही है। तो यहाँ पे हमने पूरा बैक बॉन्डिंग का बेसिक से लेकर और एडवांस क्वेश्चन तक सारे डिटेल्स कवर कर लिए हैं, कैसे आपको कहाँ पे देखनी है बैक बॉन्डिंग, क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं क्वेश्चन में, किस लेवल तक वो पूछी जाती है। तो आई होप आपको बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।